इनके ऑफशोर बैंक अकाउंट्स हैं। और ये सारा ड्रामा हो रहा है कि किसी तरह जनरल मुशर्रफ की तरह इमरान खान घुटने टेक के इन सबको एनआरओ दे दे। ये सारा ड्रामा है। पहले दिन से ब्लैकमेल करने की कोशिश है। जब मौका मिलता है हुकूमत को गिराने की सिर्फ एक वजह से कोशिश करते हैं कि कुछ माफ हो जाना चाहिए। और जनरल मुशर्रफ ने जो इस कौम पे जुल्म किया, इनके प्रेशर में आके अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए उसने इस मुल्क के ऊपर जो जुल्म किया, इन चोरों को एनआरओ दिया, उसकी वजह से लूट मार हुई 10 साल। आज जो हम बोझ उठा रहे हैं, हम जो इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने पे जो हम बोझ उठा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जनरल मुशर्रफ ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए इनको एनआरओ दिया। तो ये तैयार हो जाए नौजवानों, इमरान खान जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करूंगा। जी, अब जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में कानून की बालादस्ती कायम की थी, सुनो मेरे नौजवानों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, उनका मुकाम किधर? उनका मुकाम हमारे दिलों में, हमारे दीन में, हमारी तारीख में। वो खलीफा वक्त होते हैं। और एक यहूदी के साथ केस लगता है अदालत में। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अदालत में उस यहूदी के खिलाफ केस हार जाते हैं। खलीफा वक्त केस हारता है क्योंकि काजी उनके बेटे की गवाही नहीं मानता। अब इससे क्या चीज सामने आती है? सबसे पहले कि खलीफा वक्त भी कानून के ऊपर नहीं होता। मुसलमानों का जो इंसाफ का निजाम था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। और एक अकलियत, माइनॉरिटी, उसको भी बराबर का शहरी, वो बराबर का शहरी था और उसको बराबर का इंसाफ, कोई फर्क नहीं किया गया इंसानों के अंदर। ये था मुसलमानों का इंसाफ। आज आप सोचे दुनिया के अमीर तरीन मुल्क, डेवलप्ड मुल्कों में, आज आप सोचे कि क्या आज के दिन क्या कोई बाहर से, वहां की कोई अकलियत हो, हमारी बाहर से लोग हो, क्या उनको उनके वजीर आजम के सामने इंसाफ मिल सकता है? नहीं मिल सकता। आज सोचे कि किसी तरह माइनॉरिटीज को दुनिया में चले जाएं, जो मुसलमानों के दौर में मदीना की रियासत में जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन थी, जो उनके हकूक थे, आज आपको डेवलप्ड वर्ल्ड में नहीं मिलते। तो इसका मतलब क्या है कि रहमतुल आलमीन सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, इंसानियत को इकट्ठा करने आए थे, तकसीम नहीं करने आए थे, नफरतें नहीं पैदा करने आए थे। और इसलिए मैं पाकिस्तान को वो मुल्क समझता हूं कि हमने भी उधर पहुंचना है। हमारी अक़लियतें बराबर के शहरी हैं, कानून के सामने वो बराबर हैं। हम वो मुल्क बनना चाहते हैं जो इंसानों को इकट्ठा करेगा। हम वो फॉरेन पॉलिसी लाना चाहते हैं जो किसी के साथ जंग में शरीक नहीं होगा, लेकिन अमन में हम सबको इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं। हम वो
मेरे पाकिस्तानियों, हम वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जिधर एक कमजोर से कमजोर आदमी को पूरी तरह हमारा इंसाफ का निजाम इंसाफ दे। और फिर ख्वातीन, हमारी यहाँ ख्वातीन बैठी हैं, आपको पता होना चाहिए क्या लोगों में प्रोपेगेंडा होता है कि जी मुसलमानों के माशरे में औरतों को हुकूक नहीं मिलते। मगरब के अंदर औरतों को विरासत के अंदर हिस्सा 100 साल पहले मिलना शुरू हुआ, उससे पहले नहीं मिलता था। इस्लाम के अंदर कुरान और हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 1500 साल पहले तकरीबन हमें हमारी औरतों को हुकूक दिए थे विरासत में। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तकरीबन 70% औरतों को पाकिस्तान में विरासत में हुकूक नहीं मिलते। इसलिए हम कानून लेके आए हैं, हमने अब कानून लेके आए हैं कि औरतों को रियासत उनकी विरासत के अंदर, उनकी इनहेरिटेंस के अंदर जबरदस्ती उनको पूरा उनका हक दिलवाएगी। गुलाम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत संभाली तो गुलामों की कोई हुकूक नहीं थे। उन्होंने रखना है तो उसको एक घर के फर्द की तरह रखो। ये हमारा नौजवानों, हमारा ये था दीन। मुसलमानों के दौर में गुलाम बादशाह बन गए, हिंदुस्तान में गुलामों ने हुकूमत की, मिस्र में गुलामों ने हुकूमत की, क्योंकि नबी का फरमान था कि उनको एक घर के फर्द की तरह रखो। तो मेरे पाकिस्तानियों, मुझे बड़ा अफसोस होता है जो मैं मदीना की रियासत जिस तरफ हम सफर पर निकले हुए हैं, मैं ये चाहता हूं कि हम घर के मुलाजिमों को उनको भी उसी तरह रखें, उनको भी अच्छा खाना दें, उनके भी हुकूक रखें, वो भी इंसान है। ये हमारे नबी की सुन्नत है। पाकिस्तानियों सुनते जाओ, मैं आपको सफर बता रहा हूं कि आपका नजरिया क्या है, किस लिए ये मुल्क बना था, इलामा इकबाल की क्या ख्वाब थी। क्योंकि आज 200 मिलियन यानी 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में भी मुसलमान थे उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए वोट किया था, क्योंकि वो ख्वाब थी, वो देखना चाहते थे कि मदीना की रियासत के तर्ज पे मुल्क खड़ा हो। अच्छा सुने, मैं अभी आखिर में आपसे जो मेन बात करने के लिए आप सबको बुलाया, मैं जरा आगे चलूं। जो हमारे मदीना की रियासत में अल्लाह ने हमारी कौम को क्या हुक्म दिया था, अमर बिल मारूफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि एक कौम के ऊपर लाजमी कर दिया कि आप जब भी आप देखें कि कोई बदी है, बुराई है, कौम की जिम्मेदारी लगाई कि आप उस बदी और बुराई के खिलाफ जिहाद करें, अच्छाई के साथ खड़े हो, क्योंकि ये कौम को जिंदा रखती है। पाकिस्तानियों, मैं जब आज से तकरीबन 20 साल पहले लंदन में था, इराक के ऊपर हमला करने लगा था अमेरिका और बरतानिया, 20 लाख लोग निकले बरतानिया में, 20 लाख लोग सड़कों पे निकले जंग के खिलाफ। अमर बिल मारूफ, इसको कहते हैं अमर बिल मारूफ, कि उनकी हुकूमत को फायदा भी होना था इराक जंग से, इराक में तेल भी था, लेकिन वो अच्छाई के साथ खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है। इसको अमर बिल मारूफ कहते हैं, इसको जिंदा कौम कहते हैं। और मैं आज सबको देख के मुझे खुशी ये है
कि मैंने जब आपको कॉल दी, ये जो लोगों के जमीरों का सौदा हो रहा है, एक गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश क्या कर रही है, पैसे लगा रहे हैं लोगों को खरीदने के लिए। तो मैं आज अब सबका शुक्र अदा करता हूं कि आप इस तादाद में यहाँ आए और आपने बताया कि आप इस जुर्म में शरीक नहीं। मैंने जरा आपको बस जो मैं बात करने के लिए आखिर में, ये जो साजिश है उसके ऊपर बात करने से पहले मैं सिर्फ आपके लिए ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने फैसला किया कि हमारी हुकूमत को गिराना है, क्योंकि जी पाकिस्तान तबाह हो रहा है। तो नौजवान ये सुन लो, मेरे पाकिस्तानियों जो सुन रहे हो, मैं बड़ी जल्दी आपको बताना चाहता हूं और मैं आज दावा करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में 3.5 साल में किसी हुकूमत ने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जो हमने अपने 3.5 साल में दी है। अच्छा, अब जो यहाँ मेरे नौजवान हैं, आपने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपने मेरी बात सुननी है, इसलिए तंग नहीं करना लोगों को, डिसिप्लिन रहना है। हाथ खड़ा करके बताओ जी। अच्छा जी, अब मैं बड़ी जल्दी आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत ने क्या किया। डीजल की मैं बाद में बात करूंगा अभी ठहर कर। डीजल की कीमतें शुक्र करें 10 रुपए कम किए डीजल की कीमत। अच्छा जी, पहले पाकिस्तानियों, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं, मैं अपने अल्लाह का शुक्र करता हूं कि 100 साल में सबसे बड़ा बुरहान दुनिया में आया कोरोना वायरस का। सारी दुनिया बंद हो गई, लॉकडाउन लग गए, गरीब सारी दुनिया में कुचले गए। जब आप एक मुल्क को बंद कर देते हैं तो बेचारा दिहाड़ीदार, टैक्सी वाला, रिक्शे वाला, वेल्डर, पेंटर, वो लोग जो दिहाड़ी कमा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं, वो सब बेरोजगार हो जाते हैं। तो जब सारी दुनिया बंद की गई, मेरे पाकिस्तानियों, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं कि मैंने जब अपने मुल्क को बंद नहीं किया, मुझे तनकीद हुई, लोगों ने कहा कि ये इमरान तबाह कर रहा है पाकिस्तान को। सिंध की हुकूमत उन्होंने बंद कर दिया, मेरी बात नहीं मानी। लेकिन आज जो सबसे बड़ा क्राइसिस था दुनिया का, मैं आज फख्र से अपनी कौम के सामने खड़ा हूं और सारी दुनिया ने तस्लीम किया कि जो पाकिस्तान ने कदम उठाए, सारी दुनिया तस्लीम करती है कि अपनी कौम को भी बचाया, कोरोना से बचाया, अपनी माइशत को बचाया, अपने गरीबों को बचाया। अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट के मुताबिक सारे बर्रे सगीर में आज जिधर सबसे कम बेरोजगारी है वो पाकिस्तान है। क्योंकि
उस वक्त हमने कदम उठाए और ये जो थ्री स्टूजेस वाली ऑपोजिशन है, जिसमें चेरी ब्लॉसम भी एक है, डीजल दूसरा है, तीसरी बीमारी है और चौथा भगोड़ा है। इन सारों ने मेरी तनकीद की और मैं अपने अल्लाह का शुक्र करता हूं कि उसने मेरे मुल्क को निकाला उसमें से। और मैं उस दौरान जब सारी दुनिया की माइशत तबाह हो रही थी, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने 5.6% के ऊपर हमारी माइशत ने तरक्की की, जो सारे दंग रह गए, ऑपोजिशन दंग रह गई। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। तो हमने क्या किया उस दौरान जब दुनिया मुश्किल में थी? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, हमारी मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ने की। हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। हमने अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को उनको इंसेंटिव्स दिए और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में उन्होंने डॉलर्स पाकिस्तान में भेजे, रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजी। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आज जरा पूछे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोगों में कि जो हमने उनके लिए आसानियां पैदा की, आज हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 1500 अरब रुपए का मजीद वेल्थ क्रिएशन हुई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 30 इंडस्ट्री चली, इसलिए हमारे मुल्क में बेरोजगारी नहीं हुई जो सारी दुनिया में कोरोना की वजह से हुई। हमारा जो ज़राअत थी, नौजवानों ये सुनते रहो, क्योंकि 60% पाकिस्तान ज़राअत के ऊपर रहता है, देहात में रहता है। आज आप अपने किसानों से पूछो कि इस मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा ज़राअत में गया। 5 फसलें पाकिस्तान की तारीख में सबसे रिकॉर्ड फसलें हुई। गंदम रिकॉर्ड, गंदम की फसल रिकॉर्ड, चावल की फसल रिकॉर्ड, मकई की फसल रिकॉर्ड, चावल की फसल रिकॉर्ड, और अभी ये आलू की फसल आई है, वो भी रिकॉर्ड तोड़ गई है माशाल्लाह। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने किसानों की मदद की। हमें जो पहले शुगर मिल माफिया किसानों को पैसे नहीं देता था, पूरी तरह कटौती करता था, उनको देर तक, साल तक पैसे नहीं देता था, हमने किसानों के साथ खड़े हुए, हमने अपने किसानों को खड़ा किया, हमने उनको प्रोटेक्ट किया, हमने हुकूक दिलवाए, किसान को पैसा दिलवाया, उसने अपनी जमीन पे पैसा लगाया, जमीन में जब पैसा लगा तो पैदावार बढ़ी, पाकिस्तान का फायदा हुआ। तो मुझे बड़ा फख्र है अपने किसानों पे। और फिर नौजवानों, इंडस्ट्री, आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आज मजदूर नहीं मिलते टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री चल रही है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रही है, मुल्क आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। नया पैकेज दिया हमने स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को। आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले लोग बताएंगे कि पहली दफा एक हुकूमत अपनी इंडस्ट्री को पूरी तरह अपनी इंडस्ट्रीज के साथ खड़ी है, ताकि जब इंडस्ट्री बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, मुल्क में पैसा बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, और जब टैक्स बढ़ेगा तो मैं अपनी कौम के ऊपर खर्च करूंगा, आसानियां पैदा करूंगा अपनी कौम की। फिर नौजवानों, ये तैयार हो जाओ, पहली दफा पाकिस्तान में तनख्वाहदार लोगों के लिए
जिनके पास कभी भी पैसा नहीं था अपना घर खरीदने के लिए, हमने पहली दफा पाकिस्तान के बैंकों के साथ मिलकर 30 अरब रुपया उनको सब्सिडी दी। आज पहली दफा बैंक कर्जे दे रहे हैं छोटे लोगों को, जो तनख्वाहदार लोग थे, जो बेचारे किराए के घरों में रहते थे। हमने बैंकों को पैसा दिया, बैंक कर्जे दे रहे हैं। जो आदमी या जो एक खानदान किराए के घर में रहता था, अब उसी किराए पे वो बैंक को किस्तें देगा और वो घर उसका अपना हो जाएगा, अपनी छत होगी। रोटी कपड़ा मकान का किसका नारा था, और मेरे अल्लाह का शुक्र है कि वो काम किससे ले रहा है। फिर तैयार हो जाओ। ये कहते हैं ना कि इस गवर्नमेंट ने किया कुछ नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, मुझे चैलेंज हो, मैं इनको करता हूं कि आप बताएं कि आपने मुल्क के पानी, जो बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है मुल्क का, शहरों के अंदर पानी नहीं है, लाहौर के अंदर पानी नीचे चला गया, कराची में टैंकर माफिया है, आज पिंडी में पानी कम है। क्या किया इन्होंने? मैं बताता हूं हमने क्या किया। पहली दफा 50 साल के बाद पाकिस्तान में बड़ी डैम्स बन रही हैं। 50 साल के बाद मेरे पाकिस्तानियों, हमने डैम्स बनाई हैं, और इंशाल्लाह पेशावर के लोगों को तो अभी मैं खुशखबरी देता हूं कि 2025 में ममान डैम बनेगी, और ममान डैम से सारे पेशावर को पानी भी मिलेगा। बड़ा इलाका ज़राअत के लिए, किसानों के लिए ज़राअत में फसलें उगाने के लिए आ जाएगा, और बिजली भी बनेगी, और सबसे सस्ती बिजली बनेगी। उसके बाद बड़ी डैम दासू डैम बनेगी 2027 में। और नौजवानों, खुशखबरी ये है कि 2028 में जो पाकिस्तान ने दुनिया के अंदर बड़ी डैम समझी जाती है, वो बादशाह डैम बनेगी 2028 में, टाइम पे चल रही है। इससे क्या होगा? इससे मेरे पाकिस्तानियों, हमारे पास दुगना पानी हो जाएगा रिजर्व्स में। हमारा पानी जो हमारी डैमों में दुगना होगा, इसका मतलब काश के लिए हमारे पास पानी दुगना हो जाएगा। इसका मतलब शहरों में हम पानी दे सकेंगे। ये जो पानी के मसले आ रहे हैं आगे, इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान की दौलत में इजाफा होगा। अच्छा, अब जरा अभी मैं, आपने असल जो मैं आखिर में बात करनी है उसकी आपको इंतजार करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये जो लोग कहते हैं ना कि इन्होंने किया क्या है, तो मैं आज अपनी कौम को बताऊं हमने किया क्या है। मैं अपने मीडिया के लोगों को कहना चाहता हूं कि जब आप शाम को अपने टीवी शोज करते हैं, मैं एंकर्स को कहता हूं, खुदा के वास्ते कोई माइशत के माहिरों को बुला ले और उनको बैठ के कम से कम मुआवजा करें कि पहले मुल्क से क्या होता था और हमने 3.5 साल में मुल्क के लिए क्या किया। अब अगर मरियम बीबी, जिसने जिंदगी में 1 घंटे का काम नहीं किया और काम पे टांगने वाले, जिसको अभी 14 साल में उर्दू ही नहीं बोलनी आई, मैं लीडर बनना चाहता हूं। और आसिफ जरदारी, उसको थोड़ा बड़ा होने देना था लीडर बनाने से पहले।
कहता है, अच्छा वो कहता है कि मुझे, अगर तुमने ये कुछ, हर रोज धमकियां देता है, अगर नैब ने मुझे बुलाया तो मैं ये कर दूंगा। भाई बिलावल क्या करोगे? मैं रो पड़ूंगा। अच्छा जी, अब सुने, पहली दफा इस्लामाबाद के बाद पाकिस्तान में एक नया शहर बन रहा है, रावी सिटी। इस्लामाबाद के बाद पहली दफा शहर बन रहे हैं। क्यों बना रहे हैं हम शहर? हम इसलिए बना रहे हैं लाहौर को बचाने के लिए, रावी को बचाने के लिए,